टॉपिक हमारा चल रहा है म्यूचुअल राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ पार्टनर। कल हमने तकरीबन 50% इस कंसेप्ट को कंप्लीट कर लिया था। रिमेनिंग कंसेप्ट आज डिस्कस करेंगे, फिर इसके बाद हम एंड पे कुछ पास्ट पेपर्स के और अदर एग्जांपल्स भी डिस्कस करेंगे। असाइनमेंट नोट कर लें आज की। कल के लेक्चर में से कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हो तो पूछ लीजिए। कल हमने स्टडी किया था सिर्फ और सिर्फ ड्यूटीज, राइट्स नहीं। हमने राइट्स शायद एक दो डिस्कस किए थे हमने, सॉरी राइट्स पढ़े थे, ड्यूटीज नहीं पढ़ी थी। ड्यूटीज हमने सिर्फ एक दो कुछ पढ़ी थी अहम वाली। राइट्स में से या कल ड्यूटी जो हमने पढ़ी उनमें से कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हो पूछ लीजिए। जी जी जी, वन बाय वन जी, एक मिनट जी। जी जी जी, तो वो किस रेशो की मतलब। अच्छा, इनका क्वेश्चन ये है कि कल हमने ड्यूटीज में एक ड्यूटी पढ़ी थी, ड्यूटी नॉट टू इंगेज इन कंपीटिंग बिजनेस। ये वाली ड्यूटीज थी, ड्यूटी नॉट टू इंगेज इन कंपीटिंग बिजनेस। इसकी एक्सप्लेनेशन में मैंने आपको बताया था कि बिजनेस दो तरह के हो सकते हैं, एक कंपीटिंग या सिमिलर बिजनेस और दूसरा डिसिमिलर बिजनेस। कंपीटिंग या सिमिलर बिजनेस से मुराद वो बिजनेस जिसकी नेचर वही है जो पार्टनरशिप बिजनेस की नेचर है। तो इसमें पार्टनरशिप एक्ट क्या कहता है कि अगर पार्टनर्स आपस में कुछ भी एग्री नहीं किया हुआ, पार्टनरशिप एक्ट ये कहता है कि कोई भी पार्टनर डिसिमिलर बिजनेस तो कर सकता है, सिमिलर बिजनेस या कंपीटिंग बिजनेस भी उसे कहते हैं वो नहीं कर सकता। अगर कोई पार्टनर दूसरों की इजाजत के बगैर ये करता है, अब ये देखिए ये क्वालिफाइड ड्यूटीज में है, इसका मतलब ये है कि पार्टनर्स इसको रिलैक्स कर सकते हैं, इसको चेंज कर सकते हैं। तो अगर पार्टनर इजाजत दे दे तो फिर जो मर्जी। लेकिन अगर पार्टनर्स की इजाजत के बगैर कोई पार्टनर कंपीटिंग या सिमिलर बिजनेस करता है तो उस बिजनेस से उसे जो भी प्रॉफिट हासिल हुआ वो सारे का सारा उसने फर्म को वापस करना है, सारे का सारा प्रॉफिट वापस करना है। अब उसके बाद ये प्रॉफिट उसी रेशो में डिस्ट्रीब्यूट होगा पार्टनर्स में जो कि पार्टनरशिप की रेशो है, यानी उसे भी थोड़ा सा हिस्सा मिलेगा उस पार्टनर को जिसने छुप छुपा के प्रॉफिट अर्न किया था, बिजनेस स्टार्ट किया था। लेकिन कितना हिस्सा मिलेगा? जितना उसका पार्टनरशिप में शेयर बनता है, बाकी पार्टनर्स को भी फायदा होगा। इसलिए कि पार्टनरशिप का रूल है, आप पार्टनरशिप को नुकसान पहुंचा के कोई फायदा हासिल करते हैं ना तो वो फायदा आपका नहीं है, पार्टनरशिप का। क्लियर होगी बात? इसी तरह के मिलती जुलती एक और भी कंसेप्ट है, ये ड्यूटी टू प्रोवाइड फुल इंफॉर्मेशन। हर पार्टनर की ड्यूटी है कि उसने पूरी की पूरी कंप्लीट इंफॉर्मेशन दूसरे पार्टनर्स को बतानी है। अगर वो आधी इंफॉर्मेशन बताता है, आधी इंफॉर्मेशन छुपाता है और इससे कुछ फायदा हासिल करता है, इसके एग्जांपल्स हम पढ़ेंगे, इसके क्या एग्जांपल्स हो सकते हैं। ठीक है, आधी इंफॉर्मेशन बताता है और आधी इंफॉर्मेशन छुपाता है। जैसे फर्ज कीजिए पार्टनरशिप को एक गाड़ी खरीदनी है और वो अपनी, अब वो गाड़ी खरीद रहे हैं, एक पार्टनर कहता है अच्छा एक मेरा दोस्त है वो गाड़ी बेच रहा है, ठीक है, वो गाड़ी देखी, पार्टनर ने कहा ठीक है 20 लाख की ये खरीदते हैं। अब इस पार्टनर ने क्या किया, अपने दोस्त से गाड़ी 15 लाख में खरीदी और दोस्त से कहा तुमने बताना नहीं कि गाड़ी मुझे बेची है, तुमने पार्टनरशिप को 20 लाख की गाड़ी बेच देना। अब उसको चाहिए था कि कंप्लीट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता कि ये गाड़ी असल में दोस्त की नहीं बल्कि मेरी है और ये 15 लाख में भी खरीदी जा सकती, लेकिन उसने कंप्लीट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं की, फुल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड, इंफॉर्मेशन छुपाई और इसमें थोड़ा छुपा के उसने सीक्रेट प्रॉफिट अर्न किया। अब ये सीक्रेट प्रॉफिट बताइए किसका है? पार्टनरशिप का। लॉ ये कहता है पार्टनरशिप का है, क्योंकि अगर आप पार्टनरशिप को, कोई भी पार्टनर पार्टनरशिप को नुकसान पहुंचा के फायदा हासिल करता है तो वो फायदा, वो प्रॉफिट पार्टनरशिप का है, इंडिविजुअल पार्टनर का नहीं है। ये कंसेप्ट क्लियर हो गया? मैंने आपको ये भी साथ मिला के बता दिया और ये भी, दोनों में फर्क है। इसमें तो पूरे का पूरा बिजनेस ही पैदा कर रहा होता ना, ये ज्यादा जरा मुश्किल टास्क है, ये आसान टास्क है पार्टनरशिप से प्रॉफिट लेना। क्या ये उसको बताया ही ना जाए, इंफॉर्मेशन हमारे पास ऐसी सीक्रेट हो जिससे फायदा उठा, बाकी पार्टनर्स को ना बताए, चुप रहे और खुद से फायदा उठा ले, तो वो क्या है? फर्म का प्रॉफिट। और एक इससे भी आसान तरीका है, एक तो ये तो सबसे मुश्किल, ये उसे कंसेप्ट तीनों में एक ही है। वो क्या है? ड्यूटी टू यूज फर्म्स प्रॉपर्टी एक्सक्लूसिवली फॉर फर्म। हर पार्टनर की ड्यूटी है कि फर्म की प्रॉपर्टी को फर्म के इस्तेमाल के लिए इस्तेमाल कर, यूज करे। अगर कोई पर्सनल पर्पस फायदा, अगर जाती फायदा उठाता है कोई, फर्म की प्रॉपर्टी से जाती फायदा उठाता है कोई पार्टनर, वो फायदा पार्टनरशिप को रिटर्न करेगा। जैसे फर्म की गाड़ी पर्सनल पर्पस के लिए यूज की और वो गाड़ी खराब हो गई, तबाह हो गई, तो गाड़ी के पैसे फर्म को वापस करेगा। ठीक है, ये तीनों इनमें केस स्टडी में यूज होते हैं, तीनों में कंसेप्ट मिलता जुलता ही है कि अगर किसी पार्टनर ने एट द कॉस्ट ऑफ फर्म, एट द लॉस ऑफ पार्टनरशिप बिजनेस कोई फायदा उठाया है तो वो फर्म को रिटर्न करेगा। क्लियर हो गया जी ये क्वेश्चन? जी। और जी, पार्टनर कुछ भी नहीं मिलेगा, सारा उस पार्टनर को जब देखें, जब फर्म को मिल गया ना तो फर्म का मतलब है सारे पार्टनर का हिस्सा है। अब सब में डिस्ट्रीब्यूट होगा तो उसमें भी थोड़ा सा शेयर उसका जितना होगा उसको मिल जाएगा प्रॉफिट। लेकिन कहाँ वो 10 लाख का प्रॉफिट एस्टिमेट, कहाँ उसको 1.5 लाख मिलेगा? हाँ, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो से फिर बाद में वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। जी
अगर वो इंफॉर्मेशन को कंसील कर रहा है और उससे फायदा उठा रहा है तो ये तो फ्रॉड हो गया एक तरह से। शायद पार्टनरशिप एक्ट ने यहां पे लफ्ज फ्रॉड यूज नहीं किया, उसने सिर्फ ये कहा अगर पार्टनर ऐसा करता है तो वो प्रॉफिट को रिटर्न करे। लेकिन शायद अगर कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के हिसाब से देखें तो चूंकि पार्टनर्स का आपस में रिलेशनशिप ऐसा है जो फिड्यूशियरी रिलेशनशिप बन रहा है, अटमोस्ट ट्रस्ट का, तो उन्हें एक दूसरे को पूरी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करनी चाहिए, और अगर वो नहीं करते तो ये बिल्कुल फ्रॉड की तरफ बात जा सकती है, और इसीलिए उसने कहा कि जी लॉ ने कहा रिटर्न करे पूरा प्रॉफिट। शाबाश, अच्छा कंसेप्ट लिंक किया आपने। फर्म की प्रॉपर्टी पर्सनल यूज के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, अभी यही तो बताया कि नहीं कर सकते, नहीं कर सकते, नहीं कर सकते, और अगर करेंगे तो अच्छा, सवाल पूछने से पहले जब हंसना शुरू कर देते तो मुझे पता चल जाता है ये सवाल नहीं है कुछ और है। बताइए क्या है? रास्ते में किसी को रास्ते में नहीं, पूरी कहानी बताया क्या हुआ। उसने फर्म से गाड़ी उठाई, गाड़ी उठा के उसने घर से किसी को बिठाया, बच्चों को बिठाया, स्कूल लेके गया, उधर ड्रॉप कर दिया, और फिर उसके बाद वो कह रहे बीवी को ऑफिस में भी छोड़ना है, ऑफिस में भी छोड़ा, फिर उसके बाद फर्म में आ गया, गाड़ी पार्क कर दी। कितने पैसे देगा? दो तरह के, 2 रुपए नहीं, 2 तरह के पैसे देगा। एक पेट्रोल का खर्चा जो उसने जलाया, और दूसरा गाड़ी की डेप्रिसिएशन। शाबाश, गाड़ी भी तो इस्तेमाल हुई ना, ये उसको रीपे करना पड़ेगा फर्म। ठीक है, और कोई वैसा? जी आप अगर कोई, ये थोड़ा हटके क्वेश्चन पूछा उन्होंने कहा अगर कोई पार्टनर इलीगल ट्रांजैक्शन करता है, इलीगल ट्रांजैक्शन करता है और दूसरे पार्टनर्स उसमें शामिल नहीं है, मतलब उस फ्रॉड में इलीगल काम में शामिल नहीं है, तो क्या दूसरे पार्टनर इस एक्ट के लिए लायबल होंगे? यही क्वेश्चन है आपका। इसका जवाब है ये हमारे सिलेबस में नहीं। सॉरी नहीं, ये नहीं कहना चाहिए। एक मिनट है, मैं जरा बता दूं एडवांस कंसेप्ट अभी समझाना है कि नहीं आपको। हाँ, मनी लॉन्ड्रिंग, ठीक है। पार्टनरशिप में इसका जवाब नहीं है, लेकिन वैसे मैं आंसर कर देता हूं। लेकिन पहले पार्टनरशिप के पॉइंट ऑफ, देखिए पार्टनरशिप है, हम पढ़ते हैं सिविल लॉ, क्रिमिनल लॉ नहीं पढ़ते। ये बेसिकली जो इलीगल काम है ये क्रिमिनल लॉ में आ जाता है, जो हमारे स्कोप से बाहर है। तो आई कैप तो कभी ये नहीं पूछेगा, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूं। इस सिचुएशन में अगर कोई इलीगल काम किया जाता है, इसमें आपको पता है फिर 2 सजाएं होती है, एक तो पैसों की पेनल्टी की सजा और एक कैद। जहां तक पेनल्टी की सजा है, जब लॉ पेनल्टी इंपोज करेगा वो पूरी पार्टनरशिप, क्योंकि लॉ को तो नहीं पता ना कि इनमें से कौन शामिल है कौन नहीं है, तो वो तो सबूत देखेगा। तो जो पेनल्टी इंपोज होगी ना, पेनल्टी इंपोज होगी वो उस पार्टनर पे होगी, सॉरी फर्म पे होगी। एक्सटर्नल वर्ल्ड के लिए तो फर्म एक ही है ना, सारे पार्टनर एक है, तो वो जो इलीगल काम की वो फर्म की होगी। लेकिन विद इन द फर्म पार्टनर ये कहेंगे कि भाईजान आपने तो फ्रॉड किया है, आपने फ्रॉड किया है, इलीगल काम किया है जिससे नुकसान हुआ, अब आप हमें इंडेमनीफाई करें। ये भी कह सकते हैं, या मिलते जुलती एक बात और कर सकते हैं कि आपने एक विलफुल निगलेक्ट किया, अब आप हमें इंडेमनीफाई करें। यानी किसी एक पार्टनर की गलती की वजह से बाकी की पार्टनरशिप फर्म को नुकसान होता है, तो बाकी की पार्टनरशिप फर्म उससे इंडेमनिफिकेशन करवा सकते हैं। इंडेमनिफिकेशन का मतलब पता है ना आपको, कंपनसेशन करवा सकते हैं। ठीक है, अच्छा अब सुन लीजिए, एक्सटर्नल वर्ल्ड क्यों सारी पार्टनरशिप को जिम्मेदार करार देती है? लॉ क्यों सारी पार्टनरशिप, एक है क्रिमिनल लॉ में एक लॉ है, एक रूल है, उसे कहते हैं कानून शहादत। ये हमारे सिलेबस में आएगा आगे चल के टर्म, तो मैं अभी एक्सप्लेन। कानून शहादत क्या है? कानून शहादत ही है, शहादत का गवाही, एविडेंस। आपने अपने दोस्त से गाड़ी उधार ली और मोटरवे पे चले गए, मोटरवे पे गए, ट्रैफिक पुलिस ने रोका, पता चला ये गाड़ी चोरी की है। आपने कहा मैंने तो चोरी नहीं की, मैं तो इस गाड़ी का मालिक, चोरी मैंने नहीं की, मेरे दोस्त ने की है, मैं तो उसे गाड़ी लेके आया हूं। अब कानून शहादत क्या कहता है भला? कानून की नजर में कौन चोर है? आपका दोस्त के आप। कानून शहादत ये कहता है कि चोरी का सामान जिससे बरामद हुआ वही चोर है, अनलेस कि आगे वकीलों की कार्रवाई। आपने कानून, एक और चीज आपको बताता हूं कानून शहादत की। आपने अक्सर देखा रेडी वाले से के अकाउंट में 1.5 करोड़ रुपया निकल आया, खबरें आती थी ना, रेडी वाले से 1.5 करोड़ रुपया, और पापड़ वाले, और वो बेचारे रो रहे होते थे कि हमारी जान नहीं, नए वाले छोड़े, हमें हर दूसरे हफ्ते बुला लेते हैं। अब जब उन्होंने एक दफा कह दिया कि ये पैसे हमारे नहीं है, आप सोचते होंगे बिलावजन बेचारों के साथ जाती हो रही है, इनका कसूर भी नहीं है, वो कह रहे हैं कि हमारे पैसे नहीं है, लेकिन फिर भी इनको बुलाया जा रहा है। क्यों बुलाया जा रहा है? कानून शहादत की वजह से, कि मनी लॉन्ड्रिंग के पैसे जिससे बरामद हुए, जिसके अकाउंट में,
लॉ उसी को मानता है कि ये मुजरिम है। चोरी का सामान जिससे बरामद हुआ, लॉ उसी को चोर समझे, चाहे वो फिर बाद में साबित होते रहेंगे, वो लदा चीज है। तो ये जहन में रखिएगा। इसीलिए अगर कोई पार्टनर इलीगल काम करता है, कोई स्मगलिंग की चीजें ला के रख देता है, तो लेकिन जब उस बिजनेस प्रेमिसेस से जो पार्टनरशिप की बरामद हुई है, तो लॉ क्या समझे, कानूनी शहादत क्या कहता है, सारे पार्टनर फर्म लायबल। लेकिन बाद में विद इन द फर्म इंटरनली जिस पार्टनर की वजह से, जिसके फ्रॉड या विलफुल निगलेक्ट की वजह से फर्म को नुकसान हुआ है, सारा लॉस उसके खाते में डाला जाएगा, बाकी पार्टनर से इंडेमनिफिकेशन यानी कंपनसेशन लेंगे। क्लियर जी? और कोई क्वेश्चन जी? ये सॉरी एक मिनट, कानूनी शहादत वाली एग्जांपल जो है ना, ये मोटरवे वाली, ये जहन में रखनी है आपने। ये आगे चल के हमारे सिलेबस में कुछ नई चीजें ऐड हुई हैं, उनमें मैं लिंक करवाऊंगा दोबारा इसको। जी आप कुछ राइट्स ऑफ पार्टनर्स आफ्टर ए चेंज इन फर्म, उसमें लास्ट पॉइंट की समझ नहीं आ रही। अच्छा एडिशनल, हाँ बिल्कुल, वो ये कहते हैं, फर्ज कीजिए कि एक बिजनेस है, उन्होंने एक एक्टिविटी स्टार्ट की, वो लाहौर में बिजनेस कर रहे हैं। अब उन्होंने डिसाइड किया लाहौर के साथ साथ इस्लामाबाद में भी बिजनेस करना चाहिए। अब लाहौर में बिजनेस की पार्टनरशिप जो शेयरिंग रेशो थी वो तो डिसाइड की थी, इस्लामाबाद वाले प्रोजेक्ट की डिसाइड नहीं की, तो उसकी क्या होगी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, वही जो पहले। यानी जैसे जैसे आप नए प्रोजेक्ट, नए जॉइंट वेंचर ऐड करते जाएंगे, उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो वही होगी जो पहले थे। और कोई क्वेश्चन? चलिए, अच्छा कल वाला ना मैं क्विकली रिफ्रेश करना चाह रहा हूं, क्योंकि आज के हमने कंसेप्ट्स भी स्टडी, वो क्वेश्चंस करना है। पढ़ रहे थे हम पार्टनर्स के राइट्स एंड ड्यूटीज। पहले राइट्स, राइट टू टेक पार्ट इन कंडक्ट ऑफ बिजनेस। क्या कोई एक पार्टनर बिजनेस कंडक्ट में पार्टिसिपेट करने का राइट रखता है? हाँ, लेकिन राइट है, लाजमी नहीं है। कुछ पार्टनर्स ऐसे भी होते हैं जो मैनेजमेंट में हिस्सेदार नहीं होते, मैनेजमेंट नहीं करते, उन्हें क्या कहते हैं हम? स्लीपिंग पार्टनर, साइलेंट पार्टनर या स्लीपिंग पार्टनर। ठीक है, वो अगर जनरल पब्लिक को पता है तो हम उन्हें साइलेंट पार्टनर कहेंगे, जनरल पब्लिक अननोन है स्लीपिंग पार्टनर कहेंगे। राइट टू बी कंसल्टेड, कि मशवरा हर पार्टनर से, लेकिन जो फैसले होंगे मेजोरिटी की बेस पे। हाँ, कुछ फैसले ऐसे हैं वेरिएशन पार्टनरशिप जो कि ऑल पार्टनर की कंसल्ट, और वो फैसले आपको पता होना चाहिए, केस स्टडी में वो कर सकता है। नेचर ऑफ बिजनेस चेंज करनी है, नए पार्टनरशिप, प्रॉफिट लॉस शेयरिंग रेशो चेंज करनी है, एडिंग न्यू पार्टनर या रिटायरिंग, ट्रांसफरी, माइनर, ये एग्जांपल्स याद होनी चाहिए आपको। राइट टू एक्सेस टू बुक्स आर अकाउंट्स, कि हर पार्टनर अकाउंट्स को भी एक्सेस कर सकता है, बुक्स को भी। और आपको याद होगा मैंने अकाउंट्स और बुक्स में फर्क बताया था आपको। अकाउंट्स फाइनल अकाउंट्स होते हैं, और बुक्स जो आपके जर्नल, लेजर, ट्रायल। इनमें से ज्यादा डिटेल कौन है? बुक्स। शाबाश। फोर्थ, राइट टू शेयर प्रॉफिट्स इक्वली, हर पार्टनर का राइट है कि प्रॉफिट इक्वली शेयर किया जाए, अगर कुछ भी मेंशन नहीं है। लेकिन अगर मेंशन है तो जो भी रेशियो स्पेसिफाइड है उसके मुताबिक डिस्ट्रीब्यूशन होगी। राइट टू रिसीव इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन एडवांस, क्या रूल था? अगर एग्रीमेंट साइलेंट है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं मिलेगा, और इंटरेस्ट ऑन एडवांस 6% के हिसाब से मिलेगा। और अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिखा हुआ है तो मिलेगा, लेकिन कब? प्रॉफिट होगा। राइट टू बी इंडेमनिफाइड, अगर किसी एक पार्टनर की वजह से, देखिए यहाँ पे ड्यूटी है उस पार्टनर की जिसने डिफॉल्ट किया था, जिसने फ्रॉड किया था, जिसने विलफुल निगलेक्ट किया था, उसकी ड्यूटी थी कि वो कंपनसेट करे। और यहाँ पे दूसरे पार्टनर का राइट है, बात एक ही है, लेकिन यहाँ पे एक पार्टनर और यहाँ पे दूसरे पार्टनर के पॉइंट ऑफ व्यू से करा, क्योंकि जाहिर है जो एक पार्टनर का राइट है वो दूसरे पार्टनर की ड्यूटी। राइट टू रिटायर, कोई पार्टनर रिटायर होना चाहे, हो सकता है, कैसे होता है? नोटिस देके, और नोटिस में जो डेट लिखी होती है। राइट ऑफ आउटगोइंग पार्टनर, क्या राइट्स हैं? 2 राइट्स, 2 में से कोई एक सेलेक्ट करना है। ये है बेसिकली, अगर आउटगोइंग पार्टनर है और आपने उसका अकाउंट सेटल नहीं किया, उसके जितने पैसे बनते थे उसको नहीं दिए, तो फिर 2 राइट्स। पहला राइट क्या? प्रॉफिट शेयरिंग मिल जाएगी प्रोपोर्शनेट, और दूसरा 6% के हिसाब से इंटरेस्ट जो भी इसका बैलेंस बनता है। वेरिएशन पार्टनरशिप ये हम पढ़ चुके हैं। राइट्स ऑफ पार्टनर आफ्टर चेंज इन फर्म ये भी पढ़ लिया, लेकिन ये वेरिएशन और राइट्स ऑफ पार्टनरशिप इन चेंज, इसके आगे जो फर्दर पॉइंट्स है ना, 3 है शायद दोनों में, ये आपने याद करने हैं। ये आपने, इनमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? आगे चलते। ड्यूटीज 2 तरह की है, एक एब्सोल्यूट या जनरल ड्यूटीज, और दूसरा क्वालिफाइड ड्यूटीज। एग्जाम में ध्यान से क्वेश्चन पढ़ना है, वो हमसे ड्यूटीज पूछ रहा है, एब्सोल्यूट ड्यूटीज पूछ रहा है या क्वालिफाइड ड्यूटीज पूछ रहा है तो क्वालिफाइड वाली लिखेंगे, एब्सोल्यूट वाली पूछ रहा है तो सिंपल ड्यूटीज पूछ रहा है तो दोनों लिखेंगे। फर्क क्या है? एब्सोल्यूट या जनरल ड्यूटीज वो है जो थ्रू एग्रीमेंट आप चेंज नहीं कर सकते। क्वालिफाइड ड्यूटीज है जो पार्टनर आपस में एग्रीमेंट के जरिए से चेंज कर सकते हैं। एब्सोल्यूट ड्यूटीज क्या है? ड्यूटी टू बी लायबल जॉइंटली एंड सेवरली। जॉइंटली का मतलब क्या? सारे पार्टनर्स लायबल हैं। सेवरली का मतलब क्या है? अनलिमिटेड अमाउंट तक लायबल है। अनलिमिटेड लायबिलिटी ऑफ ईच पार्टनर,
हर पार्टनर लायबल है, अनलिमिटेड अमाउंट तक लायबल है। क्लियर है? ड्यूटी टू एक्ट विद इन अथॉरिटी, ये तो हमने कहीं और भी पढ़ा था। कहां पढ़ा था? एजेंसी में। ड्यूटी टू एक्ट, और पार्टनर्स भी एक दूसरे के एजेंट होते हैं, सेम कंसेप्ट के पार्टनर्स की ड्यूटी है वो अपनी अथॉरिटी में से एक्सीड ना करें। अगर कोई पार्टनर अपनी अथॉरिटी से एक्सीड करता है, नहीं एक मिनट, कहानी में ट्विस्ट है, कहानी में ट्विस्ट है, कहानी में ट्विस्ट है। अगर कोई पार्टनर अपनी अथॉरिटी से एक्सीड, जैसे किसी पार्टनर से कहा जाओ भाई ये जाके फैसलाबाद में बेच देना, पेरिशेबल गुड्स हैं, रास्ते में पता चला खराब हो रही हैं, उसने अपनी अथॉरिटी से एक्सीड किया, ये भी तो फौरन बेच दी, ये भी तो अथॉरिटी से एक्सीड करना है। तो कंसेप्ट सुनिएगा, अगर कोई पार्टनर अपनी अथॉरिटी से एक्सीड कर, ये केस स्टडी के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूं, सिंपल कंसेप्ट जो इधर लिखा वो तो ये है कि हर पार्टनर अपनी अथॉरिटी के अंदर एक्ट करे, अगर वो अपनी अथॉरिटी से एक्सीड करता है और फर्म को नुकसान होता है वो फर्म को कंपनसेट करेगा। लेकिन केस स्टडी पॉइंट ऑफ व्यू से सुनना है, जब कभी पता चले किसी पार्टनर ने अपनी अथॉरिटी से एक्सीड किया है, आपने देखना है, क्वेश्चन ये है कि वो फर्म को कंपनसेट करेगा कि नहीं। ठीक है, फर्म को आपने देखना है क्या वो नेसेसिटी की सिचुएशन थी कि नहीं। अगर इमरजेंसी की सिचुएशन थी कंपनसेट नहीं करेगा, अगर इमरजेंसी की सिचुएशन नहीं थी फिर आपने देखना है फर्म रेटिफाई कर दिया कि नहीं करते। अगर पार्टनर्स ने रेटिफाई कर दिया तो फिर भी लायबल नहीं, और अगर रेटिफाई नहीं किया फिर वो लायबल है। फिर हाँ, किसको लायबल, फिर वो देखा जाएगा थर्ड पार्टी को पता था कि नहीं पता था। ठीक है, तो ये समझ आ गया आपको अथॉरिटी वाली बात। पहले आपने देखा इमरजेंसी की सिचुएशन तो नहीं है, फिर देखना रेटिफाई तो नहीं किया। रेटिफाई का मतलब क्या होता है? रेटिफाई का मतलब चेंज नहीं होता, सब्सीक्वेंट अप्रूवल नहीं, सब्सीक्वेंट अप्रूवल, किसी एक्ट के बाद उसकी अप्रूवल करना। ड्यूटी इन केस ऑफ इमरजेंसी, हाँ बताया था ना कि इमरजेंसी की सिचुएशन में ये सिर्फ अथॉरिटी नहीं होती बल्कि उस पार्टी की ड्यूटी भी बन जाती है। ये दोनों कंसेप्ट आपके वही हैं जो एजेंसी वाली केस स्टडी में भी यूज होते थे, पार्टनर्स वाली केस स्टडी में भी यूज होंगे। ड्यूटी टू कैरी ऑन बिजनेस टू द ग्रेटेस्ट कॉमन एडवांटेज, वो मुल्कों को पार्टनरशिप के अजीम तर मफाद में काम करेगा, जाती मफाद में काम नहीं करेगा। हर पार्टनर, अब इसका मतलब क्या है? ग्रेटेस्ट कॉमन एडवांटेज, कि हर पार्टनर पार्टनरशिप के वसी तर मफाद में काम करेगा, अपने जाती मफाद के लिए काम नहीं करेगा। ये जनरल पॉइंट। ड्यूटी टू बी जस्ट एंड फेथफुल, कि वो मुनसिफ और ईमानदार रहे, लॉयल रहे हर पार्टनर फर्म के साथ, ये भी रेगुलर पॉइंट है। ड्यूटी टू प्रोवाइड ट्रू अकाउंट्स, अगर कोई उससे पूछे कि भाई तुम्हें इस्लामाबाद भेजा था विजिट के लिए, वहां पे तुम 35,000 खर्च कर आए हो, लेकिन कस्टमर कोई भी नहीं तुम ला सके, जरा रसीदे वगैरह तो दिखाओ उधर जाके, तुम कहाँ पे स्टे करते रहे हो, खर्चा क्या। अगर हिसाब किताब मांगा जाए तो इसको माइंड कर लेना चाहिए, इसे कहना चाहिए मैं तुम्हें शक्ल से फ्रॉडिया नजर आ रहा हूँ, तुम्हारा क्या ख्याल है, मैं घर बैठ के तो 35,000 का बिल डाल दिया। इसे ऐसे कहना नहीं, बल्कि इसको ट्रू अकाउंट्स प्रोवाइड करने चाहिए। ट्रू अकाउंट मतलब सारा हिसाब किताब देना चाहिए, और ट्रू का मतलब है जाली रसीदें ना बना के दे, सही वाली रसीदें बना के दे। ड्यूटी टू प्रोवाइड फुल इंफॉर्मेशन, ये भी बात हो गई कि इंफॉर्मेशन छुपा के प्रॉफिट नहीं लेना। ड्यूटी टू इंडेमनीफाई फॉर फ्रॉड, ये भी बात। अच्छा, फ्रॉड में और विलफुल निगलेक्ट में मैं फर्क बताना चाह रहा हूं। इधर है ड्यूटी टू इंडेमनीफाई फॉर फ्रॉड, यहां पे है ड्यूटी टू इंडेमनीफाई फॉर विलफुल निगलेक्ट। दो एग्जांपल्स आपके सामने रख रहा हूं, आपने बताना है विलफुल निगलेक्ट कौन सा है और फ्रॉड कौन सा है। पहली एग्जांपल, हमने एक पार्टनर से कहा ये 20,000 बिजली का बिल है, जाके पे कर रहा हूं। उसने कहा अच्छा, उसने बिल पे नहीं किया और 20,000 खा पी के आया और कहने लगा पे कर दिया। दूसरी एग्जांपल, उसने कहा अच्छा लाओ 20,000, लेकिन उस दिन आखिरी तारीख थी, वो गया ही नहीं, अपने किसी काम में मसरूफ हो गया और फर्म को नॉन पेमेंट ऑफ बिल की वजह से सरचार्ज पे करना पड़ा है, एक्स्ट्रा पैसे पे करना पड़े। ये क्या है? दोनों में ड्यूटी टू इंडेमनीफाई, फ्रॉड में भी जो उसने 20,000 खा गया है अब वो इंडेमनीफाई करेगा, और इसमें भी जो विलफुल निगलेक्ट की वजह से एक्स्ट्रा चार्ज पेनल्टी पे करना पड़ी है फर्म को, वो इंडेमनीफाई करेगा। लेकिन फर्म अगर चाहे तो विलफुल निगलेक्ट रेटिफाई कर सकते हैं कि अच्छा है चलो बिजी हो गए थे तो फर्म के काम में बिजी हुए थे ना, अगर पर्सनल काम में बिजी हुए थे तो फर्म रेटिफाई नहीं करेगी उसको, और अगर फर्म के काम में भी फर्म कहेगी ठीक है कोई नहीं। तो ये फ्रॉड में और विलफुल निगलेक्ट में फर्क समझ आ गया। ये है लापरवाही से काम करना, ठीक है। और ये फ्रॉड को रेटिफाई नहीं किया जा सकता, फ्रॉड को रेटिफाई नहीं। हाँ देखिए, पैसे लेके बाद में अलग से उसको दे दे, वो उसकी मर्जी है, पार्टनर्स की मर्जी। वैसे तो इस तरह तो वो कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है कुछ भी ना करो। ड्यूटी नॉट टू असाइन और ट्रांसफर हिज इंटरेस्ट, ये ऊपर वाले दो एग्जांपल समझा चुका हूं। इसका क्या मतलब है कि किसी को अपना शेयर ट्रांसफर नहीं करना,
ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट वाली एग्जांपल याद है ना, यही बात कर रहा है कि किसी को अपना इंटरेस्ट असाइन नहीं करना, ट्रांसफर नहीं करना, ठीक है, अनलेस, हाँ ठीक है, वो अनलेस कंसेंट मिल जाए वो तो फिर कर सकते हैं। क्वालिफाइड का कंसेप्ट यही है कि कंसेंट दे दे सारे पार्टनर तो फिर कर सकते हैं ट्रांसफर। ड्यूटी टू कंट्रीब्यूट टू द लॉसेस, हर एक की ड्यूटी है कि वो लॉसेस को कंट्रीब्यूट करें। अच्छा मुझे एक चीज समझ नहीं आई, लायबिलिटी उन्होंने कहा एब्सोल्यूट ड्यूटी है, यानी लायबिलिटी हर पार्टनर की अनलिमिटेड होगी, किसी की लायबिलिटी लिमिटेड नहीं की जा सकती, लेकिन कंट्रीब्यूट लॉसेस को कंट्रीब्यूट करना ये उन्होंने क्वालिफाइड ड्यूटीज में लिख दिया। एक मिनट है, पहले तो मुझे ये बताएं क्या लायबिलिटी और लॉस शेयरिंग ये एक ही चीज नहीं है? शाबाश, दोनों अलग-अलग कंसेप्ट है। तो लॉस, उसने यहाँ पे लॉस को क्वालिफाइड ड्यूटीज में क्यों लिखा है? शाबाश, इसलिए कि प्रॉफिट शेयरिंग लाजमी है, लॉस शेयरिंग लाजमी नहीं है। अगर पार्टनर चाहे तो किसी एक पार्टनर को कह सकते हैं भाई तुम्हारा लॉस में कोई हिस्सा नहीं होगा, लॉस होगा तो हम बर्दाश्त करेंगे, तुम्हें कुछ नहीं कहा जाएगा, प्रॉफिट हुआ तो सारे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। इसीलिए लॉस शेयरिंग उसने क्वालिफाइड ड्यूटीज में डाल दिया। जबकि लायबिलिटी, क्योंकि पार्टनर अगर आपस में एग्री कर भी लिया कि हमारी लायबिलिटी अनलिमिटेड होगी, तुम्हारी लिमिटेड, लेकिन स्टिल थर्ड पार्टी उस पर्सन से पूरी अमाउंट रिकवर कर सकती है, एब्सोल्यूट ड्यूटीज को चेंज नहीं कर सकते। नेक्स्ट, ड्यूटी टू परफॉर्म डिलीजेंटली हिज ड्यूटीज। क्या मतलब? डिलीजेंटली का मतलब क्या है? एहतियात के साथ, अक्लमंदी के साथ अपनी सारी ड्यूटीज को पूरा करे, ये भी रेगुलर पॉइंट है। ड्यूटी टू वर्क विदाउट रिम्यूनरेशन, हर पार्टनर की ड्यूटी है क्या? यहां पे विदाउट रिम्यूनरेशन से मुराद विदाउट प्रॉफिट नहीं है, विदाउट सैलरी है। हर पार्टनर की ड्यूटी है विदाउट सैलरी काम करे। लेकिन इसको क्वालिफाइड में क्यों लिखा? इसलिए कि अगर एग्रीमेंट में पार्टनर चाहें तो कह सकते हैं कि भाई ये एक्टिव पार्टनर है, ये थोड़े पैसे ज्यादा ले ले, ये स्लीपिंग पार्टनर है, ये पैसे सैलरी नहीं मिलेगी, इसे सिर्फ प्रॉफिट मिलेगा, ठीक है। नॉर्मली आप एक्टिव पार्टनर को प्रॉफिट के साथ साथ सैलरी भी दे सकते हैं अगर लिखा हुआ एग्रीमेंट। क्लियर? कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हो पूछ लें। पॉइंट सी किसका एब्सोल्यूट ड्यूटीज का है? क्वालिफाइड। पॉइंट सी तो है ही नहीं इसमें कोई। अच्छा 6 ये क्वालिफाइड। नहीं नहीं नहीं, उनका क्वेश्चन देखिए, डिलीजेंटली का मतलब क्या है? एहतियात से। हम एक वर्ड बोलते हैं अक्सर प्रोफेशनल लाइफ में, ड्यू डिलीजेंस। ड्यू डिलीजेंस का मतलब होता है कि फैसला करते हुए एहतियात से काम लेना, सोच समझ के काम लेना। ड्यू डिलीजेंस का मतलब क्या है? फैसला करते हुए सोच समझ के फैसला करना, एहतियात से फैसला करना। तो पार्टनरशिप के अंदर हर फैसला डिलीजेंटली होना चाहिए, यही हम कह रहे हैं हर पार्टनर की जिम्मेदारी। लेकिन क्वालिफाइड ड्यूटी, इसका यह मतलब नहीं है कि हम किसी को कह सकते हैं कि तुम लापरवाही से फैसला कर लो, नहीं, बल्कि क्वालिफाइड का मतलब यह हम किसी को कह सकते हैं तुम फैसले में हिस्सा ही ना लेना, हिस्सा ना, हाँ, तुम नहीं अगर डिलीजेंटली डिसीजन कर सकते तो डिसीजन मेकिंग से आउट। और कोई क्वेश्चन? चलिए अब हम चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ, ठीक है जी, पास कीजिएगा, आप तब तक रीडिंग